नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद है नांगल चौधरी। और नांगल चौधरी हरियाणा राज्य का, हरियाणा प्रदेश का आखिरी विधानसभा क्षेत्र है। इससे 1 किलोमीटर आगे चलते ही राजस्थान शुरू हो जाता है और यहाँ से कोटपुतली मात्र 30 किलोमीटर, जयपुर मात्र 100 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान सीमा के बिल्कुल सटा हुआ नांगल चौधरी क्षेत्र में हम मौजूद हैं। विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ बहुत ही एक छोटी सी प्यारी सी बेटी कंचन सहरावत लेफ्टिनेंट बनी है। उनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। अकबरपुर गांव है और इनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी आर्मी मैन हैं। इनके दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी खुद कैप्टन से रिटायरमेंट हैं। इनकी दादी जी, इनकी माता जी गृहिणी है हमारे साथ। सभी से बातचीत करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से कंचन सहरावत लेफ्टिनेंट बेटी को सलूट करता हूं, क्योंकि कभी किसी ज़माने में यहाँ मिट्टी उड़ती थी, टिब्बे होते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन 11-12 साल में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा इस क्षेत्र का और इस क्षेत्र के बच्चे लेफ्टिनेंट IAS IPS लगेंगे। आज एक सपने सा लगता था, लेकिन आज साकार कर दिखाया। हमारे साथ कंचन सहरावत हैं। सारी बातचीत तो इनसे करेंगे। कितनी पढ़ी, कौन सी किताबें पढ़ी, कितनी दिनचर्या किस तरीके से अपनाई, कौन सी किताब पे फोकस रखा और क्या वास्तव में ही गरीब फैमिली यहाँ से उठ के ऊपर पहुँची हैं। क्या मुसरिफ़ी की ज़िंदगी जी है या फिर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई पढ़ाई में और लेफ्टिनेंट बनने का सपना इसका क्यों इसने अपने दिल में पाला, क्योंकि और किसी जॉब में भी जा सकती थी। कंचन सहरावत, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू। तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है ये लेफ्टिनेंट कंचन सहरावत आज तन के बैठी हैं टोपी लगा के? बेटा ये किसने कहा था, खुद का या माँ या पिताजी दादा, किसका सपना? ये सपना मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा का, मेरे दादाजी का था। क्योंकि मैंने जब अपनी स्टडी स्टार्ट करी, जब मैंने सोचा कि मुझे आगे जाकर क्या करना है, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं जाके एक आर्मी ऑफिसर बनूंगी। मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मैं उतनी एबल हूँ कि मैं कभी एक ऑफिसर बन पाऊँगी, स्पेशली आर्मी में। मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे कि मे बी मुझे IAS IPS के लिए ट्राई करना चाहिए, वो मैं कर लूँगी, बट कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आर्मी के लिए ट्राई कर। पर जो मेरी मम्मी है, उन्होंने मुझे एक बार मोटिवेट किया कि एक एग्ज़ाम ही है, बस देकर देख, क्या पता हो जाए। तो मेरे पापा ने भी फिर उसके बाद मुझे कहा कि ट्राई कर, हो सकता है कि क्या पता निकल जाए एग्ज़ाम, कुछ पता नहीं होता कभी आपकी ज़िंदगी में क्या लिखा हो। तो मैंने उनके कहने पर एग्ज़ाम दिया और इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करी, पर पता नहीं कैसे मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उसके बाद उनका ही सपोर्ट रहा, तो मैंने आगे कोचिंग भी की, क्योंकि मैं साथ के साथ जॉब कर रही थी। तो मेरे जॉब के साथ मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी कि मुझे एग्जैक्टली अपने इंटरव्यू में, अपनी SSB में करना क्या है, मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे मुझे कैसे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए फिर मैंने अमास कोचिंग ज्वाइन करी नोएडा में, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा मदद हुई। मैं अपनी जॉब भी साथ के साथ कर रही थी, उसी के साथ साथ मैं अपनी SSB की, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। और जब मैंने SSB दी तो मैं रिकमेंड हो गई। और मेरे साथ इतने सारी लड़कियां थी, हमारे हरियाणा की इतनी सारी लड़कियां थी जिन्होंने बहुत बार अटेम्प्ट्स दिए हैं। उनकी बातें सुनकर, उनसे बात करके मुझे फ़ील हुआ कि हमारे आसपास बहुत लोग हैं जो आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं। भले ही उन्हें आर्मी की नॉलेज ना हो, वो आर्मी बैकग्राउंड से ना आते हो, पर मैं उस बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे पास वो प्रिविलेज थी, मेरे पास मेरे दादाजी थे, मेरे पापा थे मुझे बताने के लिए कि आर्मी काम कैसे करती है। जब मैं बचपन में उनके साथ रही थी तो मैंने आर्मी में रहकर उस ऑर्गेनाइजेशन को देखा था और ये फ़ील किया था कि उससे बेटर और कोई लाइफ नहीं है। ऑल्दो मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, मेरी सैलरी भी अच्छी थी, हर चीज़ सही थी और मैं आगे जाकर MBA करने का सोच रही थी, बट मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद मैं वही आर्मी लाइफ में अगर वापस चले जाऊँ तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगी। तो उसकी वजह से मैंने SSB ट्राई किया, फिर मैं रिकमेंड हो गई और सबका ही आशीर्वाद था, ब्लेसिंग्स थी कि मैं मेरिट इन भी हो गई एंड मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी।
तो जब मैं यहाँ पे वापस आई तो मुझे सब ने बहुत सारा प्यार दिया, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे पहले ऑफिसर्स मतलब बहुत कम है, और स्पेशली एक लड़की का ऑफिसर बनना हमारे एरिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। क्या अपने गांव में पहली लेफ्टिनेंट बेटी बनी, इससे पहले ही बन चुकी है? ऐसा मेरे गांव वालों ने सबने कहा कि मैं पहली हूँ। पहली बेटी बनी अकबरपुर गांव की, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से कंचन सहरावत पहली लेफ्टिनेंट बनी है। सलूट करता हूँ इस बेटी को। आपने कहा पहले प्रयास था या दूसरा अटेम्प्ट था आपका? ये दूसरा अटेम्प्ट था। पहले में मैंने इतना फोकस नहीं किया था, सिर्फ एग्ज़ाम दिया था। एसएसबी में देने गई थी, पर मुझे एसएसबी की कोई नॉलेज नहीं थी, तो वो अटेम्प्ट मैंने ऐसे ही सिर्फ ट्राई करने के लिए दिया, जिसमें मेरा नहीं हुआ। ये अटेम्प्ट मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया, फिर एसएसबी के लिए प्रिपेयर किया, और फाइनली इसी अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। आपने कहा कोचिंग लेनी पड़ी आपको? मैंने पर्सनली ली, ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है एसएसबी के लिए कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, या फिर कुछ कहेंगे कि कोचिंग की ही ज़रूरत होती है। पर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी नीड क्या है। अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 7-8 बार एसएसबी दी होती है, तो उन्हें एसएसबी का सब पता होता है कि वहाँ जाकर करना क्या है, वहाँ पे क्या क्या टेस्ट होंगे, क्या देखा जा रहा है, क्या पूछेंगे। पर मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, और क्योंकि मैं काम कर रही थी तो मेरे पास वो टाइम नहीं आ पा रहा था कि मैं उस चीज़ पे फुल्ली फोकस कर सकूं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 महीने के लिए सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करूंगी, कोचिंग लूँगी। और जो वहाँ पे हमारे सर थे, हमारी पूरी फैकल्टी थी, दे वर जस्ट टेलिंग अस कि हमें वो बता रहे थे कि क्या आपको वहाँ पे चाहिए होगा, ना कि आप ऐसा करना वैसा करना तो डेफिनेटली हो जाएगा। बस हमें वो बता रहे थे कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से मैंने वो ऑप्शन सही समझा, कोचिंग लेना। और 1 महीने फुल्ली एसएसबी पे ही फोकस करने के बाद मैंने फिर से अपने वर्क को कंटिन्यू किया, और साथ में ही थोड़े 1-1.5 महीने में फिर मैं एसएसबी देकर आई। जॉब कितने का छोड़ा? कितना जॉब कर रहे थे? मैं अपने बीकॉम को फिनिश करते ही, कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने जॉब ज्वाइन करी थी डिलॉयट यूएसआई में, गुड़गांव में। मैं वहाँ पे ऑडिट एसोसिएट के तौर पे काम कर रही थी, और मेरा पैकेज भी काफ़ी अच्छा था। एंड साल का 10-15 लाख? यस। और उसके बाद मेरी 1-1.5 साल की वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस हो भी गई थी। एंड उसके बाद मेरे को ऑप्शन भी था कि कंटिन्यू करके एज अ सीनियर बनने का, या फिर एमबीए करने का, या फिर सीपीए जो कि एक यूएस बेस्ड सीए होता है, उसको कंटिन्यू करने का। बट देन फिर मैंने डिसाइड किया कि वो सबसे बेटर है कि मैं आर्मी ही ज्वाइन करूँ। जी, बहुत अच्छी खासी जॉब छोड़ी बेटी ने। कंचन सहरावत लेफ्टिनेंट हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, और अकबरपुर गांव नांगल चौधरी से आती है। पहली लेफ्टिनेंट बेटी बनी इस गांव की है। 15 लाख का पैकेज छोड़ा, अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन इनका इरादा परिवार का, माँ, पिताजी, दादा का आर्मी में जाने का सपना था। पैसा अच्छा कमा सकती थी, 15 का 50 लाख रुपए भी हो सकते थे पर साल, लेकिन पैसे को तजब ना देके इन्होंने देश सेवा और आर्मी सेवा करने की सोची बेटी ने। सबसे ज़्यादा फोकस किसका रहा, पिताजी या माँ का? नहीं, आपको लेफ्टिनेंट ही बनना है, या फिर आपका भी खुद किसी को देखा, उस समय प्रेरणा लिया आपने, नहीं वो लेफ्टिनेंट नहीं है तो हम भी लेफ्टिनेंट बनेंगे? दोनों का मैं कहूँगी बराबर रहा, ऐसे किसी का कम ज़्यादा नहीं रहा। क्योंकि मेरे फादर खुद उस टाइम पे सर्विंग थे, तो उन्होंने देखा था। मैं जब उनके साथ रहती थी तो उनके यूनिट के ऑफिसर्स को मैंने देखा था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो खुद आईएमए से पास आउट हुए थे, तो उनको मैंने एज ऑफिसर्स देखा। तो उनको फील हुआ मुझे कि मैं भी वही अगर बनूं तो मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरी फैमिली के लिए एक बहुत गर्व की बात होगी। क्योंकि मेरे दादाजी खुद रिटायर उसी यूनिट से, मेरे फादर भी उसी यूनिट में सर्व करके रिटायर हो गए। तो अगर मैं एज अ 3rd जनरेशन ऑफिसर बनूं तो और उसी यूनिट नहीं, वो मैकेनाइज इन्फेंट्री से थे, तो मैं वो ज्वाइन नहीं कर सकती। बट अगर उसका कोई ऑप्शन होता मेरे लिए तो मैं डेफिनेटली वही ज्वाइन करती, फर्स्ट चॉइस मेरी वही होती। कंचन सहरावत, बड़ी अच्छी बात है, पूरे गांव ने आपको सम्मानित किया है, बड़ी पूरे गांव में अकबरपुर में अच्छी खुशी भी है। और नांगल चौधरी जैसे कस्बे विधानसभा के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपको देख के बहुत बच्चियाँ ऐसा एक थोड़ी सी उसकी भावना भी बदलेगी, उनकी कॉन्फिडेंस आएगा तो हम कंचन ने कर दिया, हम क्यों नहीं कर सकते।
आप चलो अच्छी कही, बहुत कठिन होता है रास्ता, बड़ा कठिन है ये। कभी ऐसा लगा किसी इसी दरम्यान कि मैं बहुत गलत रास्ता चुन लिया, बड़ा कठिन है आर्मी में जाना, और वो भी लेफ्टिनेंट के पद के ऊपर, बड़ा हार्ड इनका वो होता है कोचिंग वगैरह, जो भी इनका जो तैयारी करवाते हैं इनकी, तो कभी ऐसा लगा नहीं इसको छोड़ छाड़ के चलो अपना वो ही ठीक है गुड़गांव? ऐसा बहुत बार लगा था। हमारे एकेडमी में हमें संडे को फ़ोन मिलता था, संडे को अपने पेरेंट्स से बात करने का हमें टाइम मिलता था। उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं, बस 5-10 मिनट बात कर ली, हाल चाल पूछ लिया, उतना ही बहुत होता था। तो जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी तो बहुत बार मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फ़िज़िकली ही नहीं, सिर्फ उसमें मेंटली भी हमें बहुत ज़्यादा ट्रेन वो लोग कर रहे थे। क्योंकि मैं उस कंफर्ट से आ रही थी, मैंने सीधा कॉलेज किया, उसके बाद लग्जरी डायरेक्ट जॉब करी। घर पे भी मुझे कभी किसी चीज़ की ऐसे कमी नहीं रहने दी मेरे घर वालों ने, ना मेरे दादाजी ने, ना पापा ने, मम्मी ने, किसी ने नहीं कि कभी ऐसा हुआ हो कि मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ हुई हो, या फिर मुझे कभी ऐसे धूप में भी खड़ा होना पड़ा हो। पर वहाँ पे जाके जब मैंने वहाँ पे इतनी ट्रेनिंग करी और वो दुख देखा, वो स्ट्रगल देखी, तब मुझे फ़ील हुआ कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं ये ना करूँ तो कोई बड़ी बात हो जाएगी। मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे, मैं मम्मी को फ़ोन करती थी तो मम्मी बोलती थी कोई नहीं, छोड़ दे, अगर नहीं हो रहा है तो वापस आ जा। पर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अगर अब मैंने ये शुरू कर ही दिया है तो मैं इसे ख़त्म ही करके रहूँगी, क्योंकि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बनना है आर्मी ऑफिसर, तो ये 11 महीने की ट्रेनिंग एक छोटी सी बात है, समय गुजर जाता है और हर बुरी चीज़ एक टाइम बाद ख़त्म हो ही जाती है। मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने ट्रेनिंग में 1-2 महीने बाद ट्रेनिंग छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो फिज़िकली नहीं कर पाएंगी। हम सारे एक ही लेवल से शुरू कर रहे थे, पर वही था कि कौन कंटिन्यू करेगा। और जब मैं 6 महीने बाद घर पे छुट्टी आई, तब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं अलग इंसान बन चुकी हूँ। जिसे कभी रनिंग पसंद भी नहीं थी, अब उसने इतना 40-40 किलोमीटर दौड़ लिया था, तो एक अलग ही इंसान बना दिया था एकेडमी ने। तब मुझे ऐसा लगा था कि अगर कोई भी इंसान चाहे कि उसे वो चीज़ करनी है, तो बस वो अड़िग रहे अपने मकसद पर और करता रहे, तो वो कोई भी फिज़िकली इम्पॉसिबल चीज़ या मेंटली भी कोई चीज़ है तो वो उसको अचीव कर लेगा। तो लगा तो ऐसा ज़रूर था कि वापस चले जाऊँ अपने जॉब में, पर अब ऐसा लगता है कि उस टाइम पे सही डिसीजन लिया कंटिन्यू करने का। तो बहुत बच्चियाँ इंजर्ड हो गई होंगी, तो आउट बाहर हो गई होंगी। इंजरी बहुत कॉमन होती है ट्रेनिंग में, क्योंकि हमारी, हाँ जी, ऊपर से हमारी ट्रेनिंग होती है चेन्नई में होती है, तो चेन्नई का वेदर वैसे ही बहुत ज़्यादा हार्श होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे कई लोगों को वैसे ही तकलीफ़ हो जाती है। और हमारी ट्रेनिंग में इंजरीज़ हो जाना, क्योंकि अचानक से हम वो सब शुरू करते हैं, तो कई लोग ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं अपने ऊपर। पर वही है कि मैंने देखा अपने कई सारे कोर्समेट्स के साथ कि इंजरी के बावजूद भी उन्होंने कंटिन्यू किया और वो मेरे साथ ही पास आउट हुए। तो कंचन सहरावत लेफ्टिनेंट हमारे साथ खास बातचीत हो, मैंने कौन सी किताब पढ़ी और कितना खेली, कितना गपशप किया और कौन सी किताब पे ज़्यादा फोकस रखा, अखबार कितना पढ़ा, पढ़ाई कितनी देर की, इन्होंने सभी बातें पूछेंगे। पहले इनके पिताजी और इनका दादा और माता जी से कुछ बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है उधर साहब? नमस्कार जी, मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार विक्रम सिंह सहरावत है। मैं मैकेनाइज इन्फेंट्री से 28 साल की सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ। बेटी का सपना या फिर आपका ज़्यादा सपना था, बेटी पे थोप दिया अपना सपना? नहीं, आपको तो लेफ्टिनेंट बनना और कुछ नहीं बनना? सब हमारा एक ही सपना था कि हमें फौज में बताया जाता है कि बच्चों को अपने से एक रैंक ऊपर बढ़ाओ, बच्चों को हमेशा ऑफिसर लाइफ में जीने की उनके अंदर इच्छा जताओ कि एक बच्चा ऑफिसर बन के जिए। नौकर बन के तो हर कोई नौकरी करता है, लेकिन ऑफिसर बनना चाहिए। तो मैंने बच्चों को यही बोला है कि भाई आप ट्राई करो। आज जो भी नंबर 1 पे आता है किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी इवेंट में नंबर 1 पे आता है, तो वो क्या अकेला ऐसा नहीं है कि वो नंबर 1 के लिए बना है, नंबर 1 के लिए सभी बने हैं। लेकिन बच्चों के अंदर अगर आप एक संकल्प डालोगे, एक इच्छा डालोगे, उनको फैसिलिटी दोगे, तो वो उस रैंक को हासिल कर सकते हैं। तो मेरा यही सपना था कि मेरे बच्चे मेरे से एक रैंक ऊपर ऑफिसर रैंक, चाहिए वो आर्मी हो या सिविल लाइफ हो, IAS IPS बनाओ। मैंने ऑफिसर लाइफ के लिए इनको हमेशा मोटिवेट किया है। खाली मोटिवेट किया या फिर हिटलर नहीं, मुझे नहीं पता,
आपको अफसर बनना है, कैसे बनना है, या आप जानिए नहीं हड्डी पसली ये कर दूंगा तोड़ के? नहीं साहब, ऐसा कुछ ही नहीं किया। बेटी का जब 10th में 99.7% आई, जब मैंने कहा बेटी आप मेडिकल साइड सेलेक्ट कर लो, डॉक्टरी कर लो, तो बेटी ने बोला कि नहीं पापा, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे बीकॉम करनी है, एमबीए करनी है, बिजनेस मैनेजमेंट करना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जो आपकी चॉइस है, क्योंकि जब बच्चा अगर उस तरफ जाना चाहता है, उसकी चॉइस है, तो उसी लाइन में उसको भेजने में सबसे अच्छा है, ताकि वो आगे प्रोग्रेस करे। तो बच्ची ने बोला कि मुझे एमबीए करनी है, तो मैंने कहा ठीक है आप एमबीए करो, कोई फोर्स नहीं डाला मैं। बेटी तो सक्सेस हुई, गांव ने सम्मानित किया, तो गांव को क्या कहेंगे? बड़े लेवल पे बड़ी गाजेबाजी के साथ बेटी को सम्मानित किया। साहब, गांव का जितना प्यार और सहयोग मिला, उसके लिए मैं गांव वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद कहता हूं। और ये गांव के लिए और गांव के बच्चों, आसपास के बच्चों के लिए एक मोटिवेशन था, ताकि और बच्चे भी इसी लेवल तक पहुँचें, अच्छी पढ़ाई करें और उनको इतना सम्मान मिले। क्योंकि आज एक बेटी को सम्मान मिला है, तो हर बच्चे के अंदर मन में ये भावना जागेगी कि भाई हमें भी कल ये सम्मान मिल सकता है, हम इतनी तैयारी करेंगे। तो बेटी तो सक्सेस कर दी आपने, तो बेटे का क्या इरादा है? आपका एक बेटा है, बेटी है, अभी शादी दोनों बच्चों के भी नहीं हुई? हाँ साहब, बेटा अभी बीएससी फाइनल ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, फिजिक्स ऑनर से। तो मैंने बेटे को यही बोला है कि बेटा एक ही अचीवमेंट, अपना एक ही टारगेट रखो कि आपको किसी भी लेवल पे अधिकारी बनो सिविल लाइफ में। अगर वो भी नहीं है तो आप एक जैसे आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट है फिजिक्स ऑनर्स, तो आप उसमें एक लेक्चरर बड़ी यूनिवर्सिटी वगैरह में, क्योंकि आजकल फिजिक्स के टीचर मिलते नहीं हैं, तो अच्छा नौकरी हासिल करने की कोशिश करो। जी, हमारे साथ इनके दादाजी हैं। कैप्टन साहब, नाम क्या है? कैप्टन श्रीचंद। श्रीचंद कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं, पैरालाइज हैं अभी 7-8 साल से। कैप्टन साहब रिटायरमेंट है, कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे पोती के लिए? पोती तो आपसे भी ऊपर चली गई, झंडे गाड़ दिए पोती ने। सलूट मारा पोती को। सलूट मारा? तो अभी भी थोड़ा सा करके दिखा दिए सलूट बेटी को, आपके अफसर है। ये देख लीजिए थोड़ा सा ये एक नजारा अलग से सलूट क्या बदला सलूट से दिया बेटे लिए यार, अलग से ही नजारा है। तो क्या कहेंगे? क्या कुछ मैं चाहता हूँ इसने मेरे से बात छुपा के रखी। छुपा के रखी? वो क्यों? मतलब क्योंकि मेरे में ये आदत होती है, जो काम करता है उसको दोहरा देता हूँ, कोई बैठता है उसी को बताता हूँ। हाँ। तो इसने सोचा था किसी को बता देगा, तो चुपका टाइम जब मेरे को तो जब मालूम आया, जब रिजल्ट आया उस टाइम, एक पुलिस यार इसकी ले आया, उसको भी धमका दिया था तू मत कर। मेरे को बताई दी इन्होंने। पिताजी का कहने का मतलब यह है, पिताजी अभी पैरालाइज पेशेंट हैं, तो उनकी आवाज़ साफ नहीं है। ये जो बेटी का सिलेक्शन का प्रोसेस था, टेस्ट देना, एसएसबी देना, ये मैंने और मिसेज ने दोनों ने छुपा के रखा, पिताजी को नहीं बताया। क्योंकि पिताजी की क्या है, एक खुशी जाहिर करने की, हर आने वाले उसी को बताते हैं, उनको बता देते हैं, तो ये बात क्या फैल जाती है। और उसमें अगर बच्चा सक्सेस नहीं हुआ तो फिर एक थोड़ा सा वो डिमोरलाइज हो जाता है कि अपने आप कि भाई मेरा नहीं हुआ और दादाजी ने इतना बता दिया, सबको कर दिया। तो इसीलिए बेटी ने बोला कि पापा ये जब तक पूरा नहीं हो जाता किसी को बताना ही नहीं है। तो हमने ये सारी चीज़ें छुपा के रखी। तो कंचन से राउत खास बातचीत। कंचन, अब तो कौन सी किताब पे ज़्यादा भरोसा करें अभी? और ये जो अभी बच्चे जो तैयारी अभी कर रहे हैं या करने वाले हैं, कैसे तैयारी करें? और आपने गांव में पढ़ाई कितनी की या फिर बाहर रही हैं? कभी किसी चीज़ की दिक्कत आई आपको? जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत गरीब होते हैं और हर चीज़ की दिक्कतों को पार करके फिर वो कुछ बनते हैं। आपके साथ ऐसा तो नहीं गुजरा होगा, क्योंकि आपके पास तो सही सेटल परिवार है, अच्छा खासा खाता पीता आपका। लेकिन गाँव में पढ़ाई की, गाँव में लोग आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं, या ज़्यादातर बाहर रहे हैं आप, तो क्या कहेंगे जी? मैंने पढ़ाई मेरी बाहर ही करी। मैं मेरे पापा के साथ ही रहती थी, तो मैंने अपनी स्टार्टिंग से लेकर 12th तक की सारी एजुकेशन बाहर ही आर्मी स्कूल से ही कंप्लीट करी। उसके बाद भी मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई। तो गांव में कभी मैं इतना रही नहीं, मेरे को लोगों का इतना पता नहीं था
कि यहाँ पे कैसे रहते हैं। पर जब मैं अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट करी एकेडमी ज्वाइन करने से पहले, तब मैं यहाँ पर आई और मैं मेरे फादर के साथ यहाँ पे रनिंग जाती थी। यहाँ पे हमारे एक एकेडमी है जो कि बेसिकली भर्ती के लिए फ़िज़िकल ट्रेनिंग कराती है। तो जब मैं पापा के साथ वहाँ पे जाती थी तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो कि उतने उस लग्जरी या फिर प्रिविलेज वाले बैकग्राउंड से नहीं आ रहे थे जिससे मैं आती थी, और मैंने देखा कि वो मुझसे डबल मेहनत उस चीज़ में डालते थे, क्योंकि उनके लिए एक वही ज़रिया था अपनी लाइफ को बेटर करने का। वहाँ पे सिर्फ लड़के ही नहीं, मैंने लड़कियाँ भी देखी, और उनके करेज को, उन्होंने जितनी डिटर्मिनेशन के साथ वो लोग अपना हार्डवर्क कर रहे थे, वो उतना शायद मैं अगर करती तो मैं किसी और ही लेवल पर पहुंच जाती। तो जो आपने पॉइंट बोला कि कई लोग हैं जो ऐसे परिवार से आ रहे हैं जो वो हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, पर एक चीज़ है जो कि हम सब अफोर्ड कर सकते हैं, वो है डिटर्मिनेशन, अपना दृढ़ता। तो वो किसी के पास कोई कमी अगर रखेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर कोई एक चीज़ ठान ले कि मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है और इस चीज़ का एग्ज़ाम क्लियर करना है, या इस चीज़ के लिए मुझे इस टारगेट को अचीव करना ही है, तो वो किसी ना किसी ज़रिए से, किसी ना किसी मीन से उसको अचीव कर लेगा। जहाँ तक बात रही बुक्स की या फिर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का पर्सनल होता है। अगर मैं किसी को कह दूं कि आप जाकर 5 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो, क्योंकि मैंने भी उतने ही घंटे पढ़ा था, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग कह देते 12 घंटा पढ़ना ज़रूरी है, इन किताबों पे फोकस रखना ज़रूरी है, हर रिश्ते नाते सब भूलने पड़ते हैं, सबको अवॉइड करना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं बड़ा मुकाम हासिल होता है। और ये खाना, वो पीना, गपशप करना, सोशल मीडिया से दूर रहना, अलग अलग की थ्योरी होती है। आपकी क्या? मुझे उन सब बातों में मैं पर्सनली खुद बिलीव नहीं करती, ना कि मेरे पेरेंट्स भी खुद नहीं करते, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तब किसी बच्चे को या तो वो रीड करता है तब वो चीज़ समझ आती है, किसी को अगर टीचर खुद समझाए तो समझ आता है, किसी को अगर वीडियो देख के समझाया जाए तब समझ आता है। तो हर किसी के समझने का, लर्न करने का और चीज़ों को ग्रास्प करने का तरीका अलग होता है। तो अगर मैं किसी को कह दूं कि नहीं, आपको 12 घंटे ही करना पड़ेगा, आपको फ़ोन दूर रखना पड़ेगा, आपको सबसे कांटेक्ट छोड़ने पड़ेंगे, आपको एक सेट यही करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि वो 10 में से किसी 2 के लिए काम कर जाए, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 10 लोगों के लिए काम करेगा, क्योंकि हर इंसान का पढ़ने का, समझने का, तैयारी करने का तरीका अलग होता है। तो जैसे मैंने मेरे भाई को देखा है और ख़ुद को देखा है, जब वो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो एकदम अलग तरीके से करता है। वो नोट्स बनाता है, वो लिखता है, मैं लिखती नहीं हूँ, मैं सिर्फ रीड करती हूँ, पर हम दोनों बराबर लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उसको भी उतना ही समझ आ रहा है और मुझे भी उतना ही समझ आ रहा है। तो मैं कहूँगी हर किसी को कि एक बार ट्राई करे कि उनका लेवल क्या है, उनका मेथड क्या है, वो पहले हर मेथड को ट्राई करें और जिस मेथड से उन्हें बेस्ट तरीके से समझ आ रहा है उसको वो इम्प्लीमेंट करें। अगर उन्हें लगता है कि आप कितने घंटे? मैंने कभी घंटे ऐसे गिन के पढ़ाई नहीं करी, तो आना जाना, शहर में घूमना, ये गपशप, टीवी, सोशल मीडिया, ये बाहर घूमना, चाट पकौड़े, गोलगप्पे वगैरह, ये सब छोड़ना पड़ा आपको? ये पहले मेरी आदत कभी शुरुआत से थी नहीं, तो मुझे उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी। तो मेरा ऐसा होता था कि सुबह उठ के 10 बजे काम शुरू करो और रात को 11-12 बजे तक काम ही चलता रहता था। तो उस बीच मुझे टाइम ढूंढना पड़ता था। सुबह का टाइम हो गया कि ठीक है, सुबह उठ के थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, कुछ एक्सरसाइज कर ली, और 10 बजे से पहले खाना भी खा लिया, पढ़ाई भी कर ली, और उस बीच अगर लंच भी है तो थोड़ा बहुत उसमें रिवाइज कर लिया, और रात को सोने से पहले एक और बार रिवाइज कर लिया। अब संडे है, सैटरडे है, तो ऐसा नहीं है कि खुद को एक कमरे में ही बंद करके रखना है या फिर बाहर किसी से मिलना नहीं है। हम ह्यूमंस को वो ज़रूरत पड़ती है। मेरे को मेरे जॉब की वजह से भी मिलना पड़ता था कि मेरे कलीग्स हैं, वो बोल रहे कि चलो आज हम यहाँ जाते हैं या फिर वहाँ जाते हैं। मुझे पता है कि मेरे पास 3 महीने थे। मैंने देखा कि मेरा एग्ज़ाम अप्रैल में था, तो मैंने जनवरी से बिल्कुल ही कम्प्लीटली उस चीज़ पे फोकस करना शुरू किया, और मार्च आते आते बिल्कुल फोकस मेरा वही रह गया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम प्रैक्टिस करूँ जितना मुझे टाइम मिल रहा है। कंचन सहरावत लेफ्टिनेंट हमारे साथ खास बातचीत हुई मौजूद हैं, और अकबरपुर गांव नांगल चौधरी में हम बातचीत कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है बेटी से। अच्छा कंचन, चलो बहुत अच्छी बात है,
कौन सी किताब पे भरोसा करें? यूट्यूब से कितनी सहयोग लिया आपने? कितना भरोसा कर सकते हैं बच्चे? या फिर कोचिंग ही ज़रूरी है? बगैर कोचिंग कई बच्चे कहते हैं यूट्यूब के सहारे हम तो यहाँ सब कुछ यहाँ तक पहुँच गए। कई बच्चे ऐसे मिले मुझे जो यूट्यूब के सहारे यहाँ तक पहुँचे। आपने कितना सहयोग लिया यूट्यूब से? यूट्यूब से पर्टिकुलरली मैंने कुछ ज़्यादा हेल्प ली नहीं थी, पर मैंने देखा है मेरे जो दोस्त हैं जो साथ में मेरे प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन्होंने या फिर मेरे साथ एकेडमी में जो आए थे उनमें से कई थे जिन्होंने यूट्यूब के चैनल्स में से प्रिपरेशन करी थी। CDS या फिर NDA इनका जो एग्ज़ाम है वो एक जनरल एग्ज़ाम है, कोई ऐसे स्पेसिफिक एग्ज़ाम नहीं है। आपको उसके लिए इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, अपनी जनरल नॉलेज भी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको हर चीज़ की एटलीस्ट एक अच्छी खासी लेवल होनी चाहिए नॉलेज की। तो मैंने पर्टिकुलरली ल्यूसेंट नाम की जो GK की बुक आती है उसको रेफ़र किया था, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मुझे हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के लिए रेफ़र बैक करना पड़ा था। बट मैंने देखा है कि कई लोग NCERT से भी अपने 10th 12th के बेसिस पे क्लियर कर जाते हैं। बट अभी ओवर द ईयर्स जो मैंने सुना है मेरे फ्रेंड से या फिर जो मेरे जूनियर्स अभी एकेडमी में आए थे कि एग्ज़ाम का लेवल चेंज हो गया है और वो चेंज होते जा रहा है। तो ऐसे मैं किसी को कोई पर्टिकुलर बुक नहीं बता पाऊँगी कि जिससे उनका 100% क्लियर हो जाएगा, पर मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप एक बुक पे स्टिक ना करके एटलीस्ट 2-3 रेफरेंसेस रखें। आप कोई 2 बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी वीडियो से प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल से भी साथ के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस और जितने ज़्यादा मेथड से आप उसको करेंगे उतना ही डेफिनेट होगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। कंचन सहरावत, टफ है, रास्ता बड़ा कठिन है और इस कठिन रास्ते पे चलते तो इरादा लोहे जैसा बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि लेफ्टिनेंट बनना और उसकी ट्रेनिंग कोचिंग बहुत टफ होती है। सोच के भी थोड़ा सा डर सा लगने लगता है। लेकिन अब जितने माँ बाप खासकर बच्चियों की जो माताएं हैं वो अब डंडा लेके पीछे बढ़ जाएंगी। कंचन सहरावत बनना है तुमको, कंचन सहरावत बनना है, ये गलती कभी नहीं करना। कुछ कहना चाहेंगे? अब आपकी खबर देखेंगे तो आपकी माँ तो चलो खुश है, आपकी तरफ देख रही है, बेटी इतना ज़्यादा कैसे बोलने लगी, ये पहले तो इतना नहीं बोलती थी। तो ये सब माताएं होती हैं, उनको भावुक होती है, वो आज से ही सब कुछ छुड़वा के बेटी को नहीं ये छोड़ दीजिए, कंचन सहरावत की तरह आपको लेफ्टिनेंट बनना है। कुछ कहना चाहेंगे? ना इधर की रहेंगी ना उधर की, उनको कुछ कहना चाहेंगे माँ बाप को? मेरी मम्मी पर्सनली मैं बोलूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ऐसे मैंने देखा है कि हमारे साथ में ऐसा होता है कि खाना बनाना सिखाओ, ये करना सिखाओ, वो करना सिखाओ, पर मेरी मम्मी ने कभी मेरे पीछे वो पड़ी नहीं, ना डंडा लेकर पड़ी, ना कभी बोला कि अफसर ही बनो। उन्होंने जो भी मैंने करना चाहा उसके लिए उन्होंने फुल सपोर्ट किया। उन्हें अगर लगता था कि ये मेरे पढ़ाई का टाइम है तो मुझे पढ़ाई करने दी, कभी आगे से आके नहीं बोला कि ये घर का काम कर दो या वो घर का काम कर दो। उन्हें लगा कि जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, अगर मुझे घर का काम करना है तो घर का काम करने देती थी, अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने देती थी। तो उस चीज़ पे वो कभी डंडा लेकर मेरे पीछे नहीं भागी। अब फटाफट ये बताइए, कितनी बार साल में एग्ज़ाम या हम उनको फॉर्म वगैरह जो भरे जाते हैं बच्चे भर सकते हैं, और कौन सी कक्षा से आपका लेफ्टिनेंट की तैयारी हम कर सकते हैं? कुछ बताना चाहेंगे बच्चों? आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं और हमारे हरियाणा में तो स्पेशली मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों को आर्मी ऑफिसर बनने का। मैंने कल ही न्यूज़ में पढ़ा था कि NDA में सबसे ज़्यादा जो फीमेल कैडेट्स गई हैं वो हरियाणा से गई हैं। 35 हाईएस्ट नंबर है हरियाणा से, और उसके बाद UP, राजस्थान। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के बच्चों को पहले से ही पता होता है। हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा फ़ौजी भी जाते हैं, तो बहुत आइडिया होता है हमारे यहाँ के लोगों को। बट अगर जिनको नहीं पता तो उनके लिए सबसे अच्छा तो NDA ऑप्शन होता है। आप अपनी 11th 12th करें और उसमें आपके पास साइंस हो या फिर बायो हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका एग्ज़ाम होगा उसमें, पर आपको मैथ्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अब तो वो फीमेल्स के लिए भी ओपन है, तो लड़कियां भी उसकी प्रिपरेशन कर सकती है। NDA आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर करें और फिर आप अपना SSB के लिए तैयारी करें और ज्वाइन कर लें। तो बहुत सारे तरीके हैं आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए, और जो भी तरीका आपके लिए बेस्ट सूटेबल है आप उसके लिए अपेयर करें। ठीक है। कितनी बार फॉर्म, महीने में, 6 महीने में, या कितनी बार जो फॉर्म वगैरह जो निकलते हैं आप? ये साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर इसके फॉर्म निकलते हैं। तो आपके पास हर बार साल में 2 कैसे पता चले बच्चों को?
यूपीएससी अपनी साइट पे डालता है कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अब हम एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर आपको एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप दूसरी एंट्री से जा रहे हैं जिसके लिए डायरेक्ट एसएसबी है, तो आप सब्सिक्वेंटली यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं कि आपको कहाँ जाके रजिस्टर करना है और फिर सीधा आपका एसएसबी का कॉल लेटर आता है, इनवाइट आता है। जी। अच्छा, हमारे साथ कंचन सहरावत खास बातचीत में मौजूद हैं। रास्ता बड़ा कठिन था, लेकिन कंचन सहरावत ने एक अटल जैसा, मूसल जैसा ईमान बना के ना रुकी ना थकी। वो कहते हैं सोना आग में जलने के बाद खरा सोना बनता है, तो साहब तो सूरज भी जलने के बाद चमकता है। तपिश बहुत गर्म होती है सूरज की भी, तो आपको जलना पड़ेगा, जब आप में निखार आएगा। वो कहते हैं ना, हाथ खाली ही सही उठाए रखना, दलदली ही सही पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? अरे साहब, बर्फ़ जमने तक हौसला बनाए रखना। आपका हौसला पहले ही जवाब दे जाता है, बर्फ़ जमने से पहले ही। आप कहते हैं कभी बर्फ़ भी जम सकती है छलनी में। अरे साहब, हौसला तो बनाइए, शायद ये बर्फ़ जम जाए और आपकी छलनी में रुक जाए। लेकिन ताने, अड़ोसी पड़ोसी, टांग खचाई, ये सब शुरू हो जाती है और लोग आपको हौसले को परस्त करने लग जाते हैं। बहुत बड़ा रास्ता होता है और बहुत रास्ते में खड्डे होते हैं और पथ भ्रष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन कंचन जैसी लड़की ना थकती ना रुकती है। इन्होंने वो कर दिखाते हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे पूरा गांव शौक हो गया हरियाणा और नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से सलूट करता हूं कंचन सहरावत को। इनकी माताजी, मेरे साथ नाम क्या है? निर्मला। तो आप भी आर्मी में? हाँ, मैं उधर साथ रह के पढ़ाया इनको। नहीं, आपने फौज? मैं जॉब नहीं करती थी। तो फिर आपको बेटी को लेफ्टिनेंट क्यों बनाना? मेरे को लेफ्टिनेंट बनाना था बेटे को। ये 12th करके फिर इसने बीकॉम की, फिर इसने कॉलेज में इसको कंपनी मिल गई। फिर गांव में आई तो मेरे को पूछती, निर्मला तेरी बेटी लग गई? मैंने कहा हाँ लग गई। किस चीज़ में? मैंने बोला कंपनी में, फैक्ट्री में। मेरा तो फिर उधर ही थोड़ा मन फिक्का। फिर मैं कंचन को बोलती, कंचन सरकारी जॉब कर, सरकारी जॉब। ये बोले नहीं मम्मी, कंपनी में ये पैकेज है, वो ये आर्मी में कुछ फिजिकल इतना हार्ड, ये वो। मैं बोली इज्जत बहुत है। फिर ये कंचन मेरी बात मानी। फिर इसने वो फार्म भरा और मैं इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं, लेकिन मेरे को इतना पता था कि हाँ सरकारी जॉब सरकारी होती है, प्राइवेट। तो कंचन कई बार इन्होंने थोड़ा सा मन डगमगाया, नहीं बहुत हार्ड है, बड़ा कठिन है, क्योंकि ये कोचिंग बच्चों को तोड़ के रख देती है। लेफ्टिनेंट की कोचिंग माइंड को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं, कई लोग बच्चे दिमाग खो बैठते हैं क्योंकि इतनी हार्ड होती है। तो कभी बेटी आपके सामने रोई होगी, नहीं माँ आपने कहाँ फंसा दिया, मैं तो फूल जैसी छोटी सी बच्ची, आप कहाँ एक पहाड़ के साथ टकराने चल? नहीं, कंचन ऐसा कुछ नहीं किया। कंचन का मन वैसे पहले से बना हुआ था ना, तो बोले मैं करके ही दिखाऊंगी। मैं तो बोलती थी देख ले बेटे आजा वापिस, तेरे से अच्छा कुछ नहीं। बोले नहीं मम्मी, बस एक बार मेरे से बात करके और थोड़ा मन हल्का कर लिया और बस फिर ट्रेनिंग इसने पूरी की। अब क्या कहते हैं? कंचन की मम्मी जा रही है भाई लेफ्टिनेंट साहब की, ऐसे बोलते हैं? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों? लेफ्टिनेंट इतना आसान थोड़ी है। नहीं देखिए, तो कंचन वैसे पढ़ाई पहले से शुरू से होशियार है। आपको पता था बेटी इतने बड़े पद पे जाएगी? मेरे को ये पता था, पद का नहीं पता था मेरे को इतने बड़े पद पे जाएगी, लेकिन ये मेरे को पता था कि कंचन कुछ बड़ा ही करेगी अपनी ज़िंदगी में। क्यों? LKG से लेके 12th तक फर्स्ट आ गया हमेशा। तो बेटे का नहीं पता था? जो बेटा था वो बड़ा करेगा? वो भी ठीक है, वो शरारती हो? वो नहीं, वो ठीक है, शरारती है लेकिन ठीक है पढ़ाई में। तो उसका पता है वो भी इतने बड़े पद पे जाने वाले? अब मेरे को तो है, मेरी तो इच्छा है। बेटी को देख दोनों को मेरे को लगा कि ये दोनों जाएंगे जी, थैंक यू। क्योंकि ये पढ़ाई में बढ़ते हैं ना, तो ये पढ़ाई के तरीके से नहीं, जैसे कोई इंजॉय करके फ़ोन भी खूब चलाया और पढ़ाई भी खूब की। कितने बड़े लिखो? मैं तो जी 10th में कंपार्टमेंट है मेरा तो। तो थोड़ा सा दादी जी आगे कर लीजिए आप भी, थोड़ा सा चेयर को। अभी इनकी दादी जी, उनसे बातचीत करेंगे और दादी का भी बड़ा सहयोग होता है।
ये बेटी को गुट्टी आपने दी थी? बड़ी बहन से उसको दी थी तो गुट्टी आपने इनको नहीं दी? ना, बड़ी बहन से मेरी हाँ। उसको दी। तो ये बेटी का पोती का पता था ये लेफ्टिनेंट बनने वाली है? कौन पता था, अनपढ़ सुन में तो मेरे को क्या पता था, कौन पता था। तो कैसा लग रहा है पोती? मेरे को ये तो बढ़िया ही लगे, हाँ ये तो बढ़िया ही लगे। क्या कहते हैं बाहर गांव में जाते हो? मैं गांव के लोग क्या कहते हैं? गांव के लोग यूँ कहते हैं वो बहुत बढ़िया बने, बहुत बढ़िया बने। तो मैं तो नहीं सोचती हूँ मेरा क्या बने, आपका गांव राम का नाम और सभी का नाम होया। अरे यही चाहती थी मैं तो हमेशा ही, हर की चाहूँ सुन यह बात में, अब सबके बच्चे हो। तो बेटी जो कंचन सहरावत है लेफ्टिनेंट बन गई, अब तो आपकी पोती, तो कभी यहाँ भी पढ़ी है घर पे आपने, या फिर आपके साथ इनके साथ रही हो तो कभी पढ़ती हो तो आपने रोका नहीं बेटी बावड़ी हो जाएगी ज़्यादा? नहीं जी, कभी नहीं रोकी, कभी साथ नहीं रही, यहाँ ही रही मैं तो, इसको ही भेजा रखा। हाँ कभी नहीं बावड़ी, कभी नहीं रोकी, नू भी दो नहीं लगा कि पढ़ो पढ़ो। अब की किस्मत मन से ही लग गया रहता, दोनों लड़का लड़की। तो कंचन चलते चलते हिंदुस्तान के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका तो कोई सानी नहीं है, आज लेफ्टिनेंट बन के तन के बैठी है बेटी, तो आप भी बन सकती, मौका भगवान सबको देता है। कई लोग आराम से लेटे रह जाते हैं, सोते रह जाते हैं, यानी कि उनकी नींद पूरी नहीं होती और भगवान कब उनका मौका लेके चले जाते हैं। और कंचन जैसी लड़की या लड़के उस मौके को कैश कर जाते हैं। इन्होंने कैश किया, इंजर्ड भी बहुत होते हैं, लेकिन ये ना थकी ना हारी, लगातार चलती रही और आज वो मुकाम हासिल कर लिया। जो बड़े बड़े सपना होता है वो सपना बहुत ही कठिन होता है, वो इन्होंने चेस कर लिया वो सपना। बेटा कुछ कहना चाहेंगे चलते लोगों को? मेरा यही कहना होगा कि कभी भी बस हार मत मानो। अगर एक बार कुछ डिसाइड कर लिया है कि वो करना है, तो उसको जब तक तुम अचीव ना कर लो, जब तक वो चीज़ तुम्हारी हो ना जाए, तब तक बस कंटिन्यूसली उस पर हार्ड वर्क करते रहो। जैसा अगर मेरी मम्मी कह रही है कि उन्होंने मुझे बोला कि सरकारी नौकरी सरकारी होती है, प्राइवेट नहीं होती, इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती, तो मतलब उनके लिए उनका ओपिनियन सही है, पर मेरे लिए वो ओपिनियन उतना मेरे को मैटर नहीं करता। अगर यहाँ बाहर कोई है, वो अगर प्राइवेट में भी बहुत अच्छा करेगा तो उसके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट जॉब है, आप गवर्नमेंट जॉब में अच्छा करोगे तो भी आपके लिए अच्छा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, पैसे शायद उतने ना मिले। वहीं अगर आप प्राइवेट में अच्छा करोगे तो आपको पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको दूसरी चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो जिस भी लेवल पे आप हो, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब है या फिर एक गवर्नमेंट जॉब है या फिर पार्ट बी है, पार्ट ए, किसी भी लेवल पे आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, आप उस चीज़ को अचीव करो। अपने से किसी को ज़्यादा बड़ा मत समझो कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही ये हो गया, ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। आप अगर करना चाहते हो तो आप कर लोगे। आप अगर अपने ही लेवल पे खुश हो तो आप उस लेवल पे खुश रहो। पर अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ये मेरा टारगेट है, मुझे आर्मी में ऑफिसर बनना है, एयरफोर्स में, नेवी में, या फिर IAS IPS बनना है, या फिर इवन एक डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आप बस अपना हार्डवर्क करते रहो और उस चीज़ को अचीव कर लो। आपके साथ वाले, आपके पड़ोसी वगैरह कोई भी कुछ क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो। जब तक आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आप खुश हो और आप इंजॉय करोगे जो आप कर रहे हो, तब तक हर चीज़ अचीवेबल है, हर चीज़ एक सक्सेसफुल स्टोरी है। जब आप अपना काम करो और आपको लगे कि यार ये काम ही तो मुझे ज़िंदगी में करना था, और जो आपको जितना भी पैसा मिले वो पैसा आपके लिए मैटर ना करे, पर वो रिस्पेक्ट, वो काम आपको खुशी दे, आपको रात को एक पीसफुल नींद आए, वही आपके लाइफ का लक्ष्य था। वो आपके लिए उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू कंचन सहरावत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत की, आपके मम्मी पापा सारे परिवार से बड़ा अच्छा लगा और लोगों ने आपको देखा सुना, शायद ही आपको देख के 10 लड़कियां भी शायद ही कामयाब हो सके। हमारा मकसद भी इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ कंचन सहरावत, कंचन सहरावत का परिवार, माताजी, पिताजी, दादा दादी सब बने होते। खास बातचीत भी इस बारे में आप क्या सोचते हैं, सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।